देखिए प्यारे दोस्तों, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, नाउन, एडजेक्टिव्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सिलेबस बनाया जाता है जिससे कि एग्जाम्स के जितना कवर हो जाए, तो प्रोबेबली सारे पॉइंट्स जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दिए गए। अब आपके मन में सवाल जरूर आना चाहिए कि क्यों आर्टिकल्स, नाउन, एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशंस जैसे चैप्टर्स ग्रामर के माने जाते हैं कि पूरे लाइफ खत्म नहीं होंगे। तो इसके पीछे ये कारण है कि आर्टिकल्स का यूज नाउन के साथ होता है। हर नाउन जो हर सेंटेंस में आएगा वो कभी कभी बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो दिए गए एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड जाके डेफिनिट और इनडेफिनिट के सेंस में आ जाएगा, और वहां आपको हर हालत में अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप लाख पढ़े हो आर्टिकल्स चैप्टर, और वहां गलतियां होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए कहा जाता है कि यह चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। प्रीपोजिशन, जितने नाउन हैं, जितने एडजेक्टिव्स हैं, जितने वर्ब हैं, इन तीनों के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशंस आ सकते हैं। सबको एक क्लास के सिलेबस में कवर करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितने भी एडजेक्टिव्स हैं अलग अलग तरह के नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, गौर से समझिएगा, अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स, और एक ही नाउन के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एडजेक्टिव्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, है ना? तो इसीलिए उनको एकदम कंप्लीटली कमांड कर पाना क्लास के सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए रीडिंग बहुत मैटर करता है। जितना आप रीडिंग करेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, उतना बेहतर होगा। अब कहानियां, उपन्यास वही सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको समझने में 10% के डिफिकल्टी लेवल के आसपास हो। मतलब 100 पेज पढ़िए तो उसमें से 10 पेज में आपको दिक्कत आना चाहिए, और 10 पेज में 10% ही दिक्कत आना चाहिए, तब वो चीज आपके लिए अच्छा है। रीडिंग के लिए वो टेक्स्ट अच्छा है। बात समझ में आई? आप में से कोई बताएंगे कि आर्टिकल्स हम लोगों ने लास्ट डे कहां पर खत्म किया था? कोई आइडिया है दिमाग में किसी को? चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मौसम का नाम आपने जरूर सुना होगा। गुड मॉर्निंग, कम इन प्लीज। गुड मॉर्निंग। नेम्स ऑफ द वेदर, है ना? मौसम का नाम। देखिए, मौसम के नाम के बाद अगर सीजन शब्द लगा हुआ है और इन लगा है तो हम लोग द जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? इन द विंटर सीजन, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सीजन नहीं है शब्द लिखा हुआ, सीजन शब्द नहीं लिखा हुआ है, खाली नेम्स ऑफ द वेदर है, सीजन शब्द नहीं लिखा हुआ, तो सीधे सीधे इन लगेगा, लेकिन द नहीं लगेगा। इन विंटर। क्या आप चाहते हैं कि हम इस फ्रेज से सेंटेंस बना के दिखा दें? हाँ, होता है ना, इन विंटर इन समर, लेकिन इन द समर सीजन होता है, इन द विंटर सीजन होता है। अब कोई बता दे कि इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही प्रचलित होते आ रहा है सदियों से, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये नया वाला बाद में प्रचलित हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे लोगों का लाइफ आगे बढ़ता चला गया, साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस होता चला गया लाइफ, वैसे वैसे क्या हुआ ना कि आदमी का ज्यादा समय बीतने लगा काम में, और काम में ज्यादा समय बीतने का मतलब आदमी का लाइफ थोड़ा फास्ट होते जाना। जब लाइफ फास्ट होता है तो आदमी बहुत सारी चीजों में कटौती करता है, तो धीरे धीरे आदमी स्मार्ट होता गया। उसको लगा कि यार लैंग्वेज के लिए इतना टाइम क्यों देना, लैंग्वेज तो बस एक मीन्स है। तो बहुत सारी चीजें लैंग्वेज में से कट ऑफ की गई, चीजों को छोटा बनाया गया, प्रिसाइज बनाया गया और स्मूथ बनाया गया लैंग्वेज के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का क्रेडिट ज़्यादातर उन लोगों को जाता है जिनका मदर टंग इंग्लिश रहा। बात समझ में आ रही है?
और उनके देश के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को पहले फॉलो किए, तो जाहिर सी बात है उनके देश के लोग जो लैंग्वेज बोल रहे होंगे उस लैंग्वेज को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, डम डाउन कर दिया, और इसी में बहुत सारी चीजें छोटी होती चली गई। एक सेंटेंस हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देना चाहते हैं, कम प्लीज, एक एग्जाम्पल हम सेंटेंस के रूप में देना चाहते हैं। टेक केयर, ठीक है। आई हार्डली ट्रेवल इन समर। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, हार्डली ट्रेवल इन द समर सीजन। अब आप बताओ कि आपको बोलने में ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल कौन महसूस होता है? अब आपको समझ में आ गया कि इन समर क्यों प्रचलित होता गया होगा बाद में? हाँ, कितना फर्क पड़ जाता है मात्र एक सेंटेंस से। ऐसी बहुत सारी चीजें कर्टेल करी गई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको ज्यादा फ्लुएंट बनाने के लिए, ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए, ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए। और सिर्फ सेंटेंसेस में नहीं, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में भी ऐसा आया। और ये सिंप्लीफिकेशन करने वाला यदि कोई देश सबसे ज्यादा है तो द यूएसए, अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिकन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में वहां सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवांसमेंट वहीं पर अडॉप्ट किया गया कॉमन मैन के द्वारा। और इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश जिसको आप कहते हैं, आप एडवांस लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखिएगा तो उसमें वर्ड्स के बगल में BRT या BRIT ऐसे करके ब्रिटिश लिखा रहता है, और NAME लिखा रहता है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। वो अमेरिकन इंग्लिश जो है वो पूरी अमेरिका में भी नहीं प्रचलित है, वो नॉर्थ अमेरिका में प्रचलित है। दो पार्ट में अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बहुत दुर्गम इलाका है, जहां बहुत पहाड़ियां हैं, पहाड़ है, जिसके कारण वहां उतना एडवांसमेंट नहीं हो पाया। वहां के लोग आज भी थोड़े नॉर्थ अमेरिका के बनिस्बत, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। जिधर फॉरवर्ड हो गए लोग, एडवांसमेंट जिधर ज्यादा आया उधर एजुकेशन भी बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, लोग ज्यादा एडवांस लाइफ जीने लगे, लैंग्वेज उधर का ज्यादा प्रचलित हुआ। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है वो एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश है। वो सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, पूरा अमेरिका में भी वो नहीं है ना। अमेजिंग फैक्ट्स है सब इंग्लिश के बारे में। तो आगे बढ़िए, अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जहां खत्म होता है ना, ये सब ग्रामर जो आप पढ़ रहे हो वहां से इंग्लिश शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि ज्यादातर बच्चे और छात्र समझ लेते हैं कि जहां ही खत्म हुआ इंग्लिश वहीं खत्म हो गया, वहां से इंग्लिश शुरू होता है। अभी इंग्लिश शुरू भी नहीं हुआ। हाँ जी बोलिए। जर्मनी में हुआ था? नहीं सर, जर्मनी में हुआ था, एंग्लो सैक्सन भाषा थी जिससे जर्मनी निकला, सैक्सन लैंग्वेज था, SAXON, सैक्सन लैंग्वेज था जहां से इंग्लिश निकला है। और जर्मनी पर ब्रिटिशर्स लोगों ने, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, लैटिन एक लैंग्वेज था, इसको लेके ब्रिटिशर्स जर्मनी पहुंचे, और वो जो है लैटिन जो है एंग्लो लैंग्वेज कहलाता था, क्योंकि वहां के लोगों का था, इंग्लैंड के लोगों का था। और एंग्लो सैक्सन मिलकर के जो अंग्रेजी बना वो सबसे शुरुआती अंग्रेजी था, जो आज के अंग्रेजों को भी समझ में शायद ही आए। ठीक है, इसमें हमसे पूछने की कोई बात नहीं है। इंटर में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश या स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके एक बुक है, पढ़ लीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करके है, पढ़ लीजिए उसको। उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप इतिहास दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, कैसे अंग्रेजी का जन्म हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, कहां कहां गया। बहरहाल आगे बढ़े हम थोड़ा सा और। हाँ चलिए, जो अगला बात हम बोलने जा रहे हैं वो आप समझ पाइएगा, समझिए, कोशिश करते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी सुने, यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। आप बताते हैं यूनिवर्सिटी का नाम दो तरीके से लिखा जाता है, द नेम ऑफ पर्सन प्लस यूनिवर्सिटी शब्द, ऐसे रहता है। और इसके आगे क्या यूज करते हैं हम लोग?
द यूज करते हैं, द नेम ऑफ ए पर्सन प्लस यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़े। एक दूसरा तरीका है यूनिवर्सिटी के नाम के लिखे जाने का। यूनिवर्सिटी पर्सन नहीं था, हम गलत लिख दिए, प्लेस होना चाहिए, द नेम ऑफ ए प्लेस प्लस यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा तरीका है यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ अ प्लस। ठीक है, अब यहां पर ऑफ के बाद जब भी आएगा, ठीक है, ये पर्सन का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा। ठीक है, अब जरा गौर से समझिएगा एग्जाम्पल। आपने नाम सुना होगा मगध यूनिवर्सिटी, सुना है? आप कभी इसके आगे द नहीं सुनेंगे। ये द का उपयोग करना क्या होगा? गलत होगा। इसलिए द क्या है? गलत है, क्योंकि नेम ऑफ क्या आ गया? प्लेस, यूनिवर्सिटी, तो द गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो द है यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस प्लेस का नाम है, तब यहां पर द सही हो जाएगा। ठीक है, द यूनिवर्सिटीज ऑफ पटना। अब इसका मतलब ही नाम नहीं है, पटना में जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे पटना यूनिवर्सिटी, तो ये पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा, और यहां पर फिर द लगा देंगे तो सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बोलते हैं, तो पटना एक जगह है, उस जगह पर जो यूनिवर्सिटी है वो होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सपोज कि जो हमने ये पैटर्न बताया, इस पैटर्न में सब कुछ वही लिखे और प्लेस के जगह पर्सन का नाम कर दे। द यूनिवर्सिटी ऑफ पर्सन, ऐसा कर दे, तब क्या होगा? ये बात जो है एकदम बकवास हो जाएगी। पूछिए कैसे सर? पूछिए ना, पूछिए ना। नहीं पूछिएगा? देखिए बताते हैं ऐसे। इसी का एग्जाम्पल हम यहां पर बता रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब ये बात गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई वैल्यू नहीं है। पूछिए, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी, मतलब उस यूनिवर्सिटी पर जवाहरलाल नेहरू का अधिकार है। ऐसा एक व्यक्ति का अधिकार किसी यूनिवर्सिटी पर होता है क्या? तो प्रैक्टिकली कोई इसका वैल्यू रहा? एक्सप्रेशन तो सही है ये ग्रामर के हिसाब से कि यूनिवर्सिटी एक नाउन है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद दूसरा नाउन है जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें गलत क्या? ऐसा तो होता ही है। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रहा, इसलिए बकवास है, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम यही बोल दें यहां पर पर्सन प्लस यूनिवर्सिटी, अभी सही हो जाएगा। ऐसा तो आप बहुत बार सुने होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और है भी। अब इसका मतलब क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये उनका यूनिवर्सिटी नहीं, उनके सम्मान में नाम रख दिया गया। फर्क समझ में आ रहा है? लेकिन यदि हम बोल दें द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तब ये एकदम बकवास बात हो जाएगा। ये कभी हो सकता है? यूनिवर्सिटी पर किसी एक का अधिकार
नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक जगह है। सार्वजनिक कोई भी चीज का नाम किसी के नाम के सम्मान में रखा जा सकता है, लेकिन उस पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा, ऐसा संभव नहीं। आई होप कि हम इसका लॉजिक, इसका रीजनिंग, इसका तर्क समझा पाए। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। याद रखिएगा, नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नो आर्टिकल्स प्लस द नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, आई कैन स्पीक द हिंदी। ये द जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि हिंदी जो है एक लैंग्वेज का नाम है। एक और एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक द इंग्लिश। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश यहां क्या है, सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये क्या है भैया, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज के साथ नो आर्टिकल्स, ये नहीं कि द नहीं, कोई आर्टिकल्स नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं, नहीं। ठीक है, अभी और देखिए, जो हम पॉइंट आगे बताने जा रहे हैं इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नहीं जानना चाहेंगे हो ही नहीं सकता। जो हम बात बोल रहे हैं, द प्लस इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, इटीसी, ये सबको गौर कीजिएगा। इसको आप लैंग्वेज भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है कि नहीं है, फ्रेंच एक भाषा है कि नहीं है, जापानीज एक भाषा है कि नहीं है ना, लैंग्वेज है ना। और या तो फिर इस सिटीजनशिप डिनोटिंग वर्ड है, ये सिटीजनशिप भी है, नागरिकता भी है, हाँ है ना। और ये वर्ड जब द के साथ मिल जाए तो पता है ये प्लूरल नाउन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। कैसे सिटीजनशिप वाले वर्ड? एंडिंग विथ जी के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस ई हो, एस एच हो या सी एच हो। यदि अंत में इतना वाला वर्ड है और उसके साथ द मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देके आपको समझाते हैं, तब क्लियर होगा आपको। और ये जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम में आ चुका है। एयरफोर्स के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया है, वही सेम क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में भी आया है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, एक बार नहीं आया है, 3-4 बार आ चुका है, सेम एग्जैक्टली वही सेंटेंस। ठीक है, हाँ फॉर्म बदल दिया है, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, किसी में कॉमन एरर के रूप में, किसी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। ठीक है, देखिए हम बोलेंगे वैसे ही आप जल्दी से एरर पकड़ लीजिएगा इसमें, इसलिए हम छुप के इस सेंटेंस को लिखे हैं। बताइए कुछ समझ में आया? मेरे बोलते के साथ एरर पकड़ा जाता है आसानी से बच्चों से, इसीलिए हम चुप हो जाते हैं एरर लिखते समय। बिल्कुल सही जवाब है,
द फ्रेंच होगा, क्योंकि जब द इंग्लिश हम बोल रहे हैं, अच्छे से वाक्य को पढ़िए, तो अंग्रेजी भाषा लड़े थे कि अंग्रेज लोग लड़े थे भारत पर शासन करने के लिए? फ्रांसीसी भाषा से कि फ्रांसीसी लोगों से? किससे लड़े थे? तो फ्रांसीसी लोग प्लूरल नाउन के रूप में फ्रेंच होगा कि द फ्रेंच होगा? बात समझ में आई कि कहां एरर था? कितना बारीक सा एरर था ना? बहुत अटेंटिव होना पड़ा। राइट है कि रॉन्ग है? मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि क्यों ना आप लोगों को पीडीएफ देना भी बंद कर दिया जाए और वीडियो दिया जाए स्टडी मटेरियल बैकअप के रूप में, और वीडियो से आप लोग नोट्स बनाइए। पूछिए क्यों? कल एक बात एक स्टूडेंट ने कश्मीर वाले बैच में मेरे दिमाग में डाल दिया कि सर पीडीएफ जो आप देते हैं ना, तो हम लोग उतार देते हैं, जब वीडियो से बनाते हैं ना सर, तो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। काफ़ी टाइम लगता है उसको समझ के लिखने में। मतलब जितना देर आप पढ़ाते हैं उतना ही देर में हम लिखते हैं, तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा ही लगता है नोट्स बनाने में, और जो आप पीडीएफ देते हैं उससे 15-20 मिनट में पूरे 1 घंटे का नोट्स उतार के रख देते हैं। क्या ये सही बोल रहा था वो बच्चा? आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा हम बोले तो सर पीडीएफ बंद कर दीजिए हम लोग के बैच में देना। लास्ट में एक बार दे दीजिएगा टोटल सारा दिन का, आप अपने पास रखे रहिए। हाँ अभिषेक बोलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ ये पॉइंट हम आपका मानते हैं। चलिए, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करने जाते ये सब चीज। हाँ 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 बोलिए। नहीं, वो समझ में आने का बात नहीं बोला, बोला फोकस उतना नहीं रहता, उतारने पे फोकस रहता है, उसने ये कहा। पीडीएफ रहता है तो उतारने पे फोकस रहता है, वीडियो रहता है तो समझ के तब उतारने पे फोकस रहता है। पॉइंट उसका ये था। चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग? भाषा के नाम के साथ कैसा खेल हुआ आर्टिकल्स का, समझ में आया? एकदम बवाल खेल था ना। इंग्लिश बोल दिए तो अंग्रेजी हो गया, द इंग्लिश बोल दिए तो अंग्रेज लोग हो गया, यानी थोड़ा सा जबान फिसला तो अंग्रेजी से अंग्रेज लोग पर पहुंच जाएंगे। राइट है कि रॉन्ग है? लोग कहते हैं कि अच्छा तनिए से ना गलती किए, खाली द छोड़वे ना किए, तो द आप नहीं छोड़े, अंग्रेज लोग को अंग्रेजी में बदल दिए सीधे। कितना ब्लंडर है। हाँ चलिए, आपने सुना है ना? आपने सुना है ना? बोलिए ना। नहीं सुना है? इतना देर से बज रहा है मंदिर में, आप सुने क्यों नहीं? नो आर्टिकल्स प्लस गेम्स स्पोर्ट्स, ठीक है? और बोल रहे हैं डिजीज, ठीक है? और बोल रहे हैं डे, और बोल रहे हैं मंथ, और बोल रहे हैं फेस्टिवल। इन सब के नाम के साथ अभी आर्टिकल्स आप कभी नहीं लगाते, लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पर्सन, पर्सन का तो हम बता भी चुके। हाँ प्लेस, ये सब तो बता भी चुके प्रॉपर नाउन के अंदर, है ना? अभी सबके लिए अलग अलग नियम रूल्स क्यों बना के लंबा करना फालतू में? एक पॉइंट में समेटिए ना सबको, हाँ कि नहीं? एक बात है, बोले बोल ही देते। द फ्लू, द फ्लू मतलब फ्लू बीमारी का नाम है, इसके साथ आप द लगाते हो तो सही होता है, बाकी किसी बीमारी के साथ नहीं।
या फिर आप इसको सिर्फ फ्लू भी लिख देते हो तो भी सही होता है। ठीक है, फ्लू के लिए सिर्फ, और किसी बीमारी के लिए नहीं। बाकी में कोई में दिमाग लगाइए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बाकी सब में बिना द के लिखा जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है, बस है तो है भाई साहब। ठीक है, बोलिए हाँ कि ना। मेरा मन है कि हम कुछ और बोले। इस सब का एग्जाम्पल भी देखिए आप, लाइए दे देते हैं, आप भी क्या याद रखिएगा, है ना। आई डोंट प्ले द क्रिकेट, सही है ना। नहीं, क्रिकेट गलत है। अच्छा, द गलत है, क्रिकेट कभी गलत हो ही नहीं सकता क्या, वो भी इंडियंस की नज़र में हो सकता है क्या। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। कौन है जो कूद रहे हैं बाहर अंदर, हमको लगता है अभिषेक है, उनका इंटरनेट साथ नहीं देता है थोड़ा। गांधी जी का नाम सुने हैं, सुन लीजिए। वाज, तो कौन कूद रहे हैं अंदर बाहर, संजय कूद रहे होंगे फिर, संजय संजय कूद रहे होंगे, क्योंकि संजय कल रात में क्लास भी नहीं कर पाए थे, उनका इंटरनेट इतना खराब था। हमको लग रहा है कि हम क्लास खोल के बैठे हुए हैं, आ नहीं रहे हो, मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन आइए, हम वेट कर रहे हैं। हम बोले हम वेट कर रहे हैं क्लास में, तुम क्या वेट करोगे। तो 10 मिनट के बाद कहते मेरा इंटरनेट खराब है, बंद कर दीजिए क्लास। हम बोले अरे। मंथ ऑफ द, नेम ऑफ द मंथ है ना, देखिए तो। और अभिषेक भी कल शाम वाले क्लास में पहले निकल के चले गए थे बाहर। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो आप यानी 8 बजे आप क्विट करेंगे ही ना, 8 बजे के पहले टीचिंग का सारा काम कर देना है। देन यू नीड समवन टू प्रैक्टिस अभिषेक, है ना। आपने कहा था कि आपकी छोटी बहन आपके साथ पढ़ती हैं। हाँ, तो साथ में पढ़ती है तो एटलीस्ट दिन भर में उनके साथ घर में प्रैक्टिस किया कीजिए, एक अच्छा पार्टनर है आपके साथ। यहाँ विशाल, विशाल, हाँ बोलिए। ना, 7 बजे से पहले एकदम पॉसिबल नहीं है, कि क्योंकि एकदम लगातार पैक है, एकदम पैक टू पैक। 3:30 बजे से क्लास मेरा शुरू होता है, उसके पहले 1 घंटा लंच ब्रेक है, 3:30 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर आधे घंटे का ब्रेक है। वो भी ब्रेक कभी कभी ख़त्म हो जाता है, कंटिन्यू क्लास चलता है, तो 8:30 से 9:30, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर 10 बजे से, नहीं 1 घंटे का ब्रेक है, 10:30 से है, लेकिन वो 11:30 आज तक ख़त्म नहीं हो पाता है, वो 12, 12:30 जाता है रात में क्लास। कहाँ पे करेंगे वो सब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, सब इंग्लिश पढ़ता है, अलग अलग स्टेट का सब। ठीक है, सब एम्प्लॉयड लोग हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है सब। चाह के भी नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि 3:30 बजे से जो क्लास स्टार्ट होता है, और बीच में 1 घंटा का ब्रेक मिलता है। और फिर एलडीसी डिस्क्रिप्टिव था तो ब्रेक नहीं था मेरा, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठा रहता था वो सब बच्चा, जिसका डिस्क्रिप्टिव है 2 3 था, लेकिन हमसे पढ़ा तो हम कहाँ छोड़ देंगे उसको भटकने के लिए। नहीं समझे बात। जो पढ़ा है उसका यदि कोई एग्जाम आ गया तो उसको तो टाइम देने का बनता है ना, यदि है टाइम तो। ठीक है, 5 मिनट ही वेट करते हैं, हमको लगता है जहां तक। हम तो एकदम टाइम से शुरू करते हैं, हम तो एकदम टाइम से शुरू करते हैं, 7:05 में स्टार्ट किए थे वेट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, मंथ का नाम आ गया, यहाँ गेम्स का नाम आ गया, तो कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा, राइट। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, ठीक है, इसमें हम कुछ बोलते हैं, अच्छा रहेगा। एवरीबडी नोज, ये एवरीबडी रेस्पेक्ट्स गांधी जी,
ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे एवरीबडी रेस्पेक्ट्स द ग्रेट गांधी जी, गौर से देखिए गांधी जी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, पर्सन है, पर्सन के साथ कोई आर्टिकल्स नहीं है। लेकिन जैसे इस पर्सन के पहले हमने क्या डाल दिया, एक एडजेक्टिव डाल दिया, ठीक है, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही बात है ना। 3 गोल्डन रूल्स अब हम बताने जा रहे हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, गौर से समझेंगे। 3 गोल्डन रूल्स, ये सब जो बात हम लिख देते ना 3 गोल्डन रूल्स या कुछ भी, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब टीचर अपना अपना कुछ कुछ पॉइंट बना देता है ताकि पढ़ाई थोड़ा आकर्षक हो जाए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बच्चे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दे। अलग अलग टीचर का अलग अलग अंदाज होगा। हाँ, कोई वीवीआई पॉइंट लिख देगा, कोई स्टार पॉइंट लिख देगा, हम क्या लिख दिए, गोल्डन रूल्स, बतवा उतने रहेगा। ठीक है। अब आप किसी और के पास जाके पूछिएगा कि सर गोल्डन रूल्स बताइए तो आर्टिकल्स का, पगला जाएगा, बोले ऐसा क्या है, क्योंकि वो है थोड़ी ना यूनिवर्सल चीज, हम तो इसका नाम दे दिए ना ऐसे, तो आप दूसरा टीचर को क्यों पगला रहे हैं इसमें ऐसे ऐसे बोल बोल के। वही चीज पढ़ाता होगा, हो सकता कोई नाम ना देता हो, ऐसी पॉइंट में पढ़ा देता होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें समझनी होंगी। इसमें पहला है, गौर से समझिएगा, नो आर्टिकल्स प्लस, गौर से समझिएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल्स नहीं, दूसरा गोल्डन रूल। ठीक है, नो आर्टिकल्स प्लस मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और तीसरा है नो आर्टिकल्स प्लस प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और ये तीनों बात लागू होगा इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। अगला जो हम नाम दे देते हैं वो बस एक पॉइंट है, प्रेसिडेंट रूल। कैसे हो गया मतलब, क्योंकि पर्सन है, इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है। हाँ, तो हाँ, ये खाली एडजेक्टिव है मेरे भाई, इसके बाद नाउन नहीं है। हाँ, एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, नाउन आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा फर्क, बात बदल जाएगा, राइट। प्रेसिडेंट रूल गौर कीजिएगा, प्रेसिडेंट रूल गौर कीजिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्लस नाउन। ठीक है, द प्लस नाउन। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, द प्लस नाउन का मतलब क्या होता है, द प्लस नाउन का मतलब होता है, गौर से समझिएगा, एनी नाउन, एनी नाउन। वो एनी नाउन क्या हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, वो सिंगुलर हो सकता है, वो प्लूरल हो सकता है। ओके, व्हेन इट इज यूज्ड टू talk about something definite। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी यहाँ हाईलाइट किया कि कोई भी नाउन के साथ द लग सकता है, वो नाउन क्या हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। कब, जब उस नाउन को डिफिनिट करने का बात आएगा।
ये प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल सब पे लागू हो जाता है, हाँ या ना? कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर कहलाता है उस समय, सबका पावर सीज। तो कोई काउंटेबल नहीं कहलाएगा, कोई अनकाउंटेबल, कोई सिंगुलर प्लूरल, कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी है उसके साथ क्या लगा दो, द। कब? जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, मतलब जब डिफिनिट का बोध कराना हो तब। बस समझ में आई? अब जो बचा वो रहा सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एक्सप्रेशन आर्टिकल्स का। उसको पढ़ाना नहीं होता, उसका लिस्ट देना होता है आपको, उसको खुद से याद करना होता है। बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ आर्टिकल्स का इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो आर्टिकल जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।